बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कोशिश है कि थोड़ा तारीख़ी तनाज़ुर में और आजकल के हकीकत और आजकल जो दुनिया के हालात है उसके तनाज़ुर में क्या वजह है कि कुछ मुल्कों के पास बहुत सारा पैसा दौलत है और कुछ ममालिक इंतहाई तरक्की पजीर है और वहाँ पे बेशबहा किस्म के हर किस्म के मुश्किलात और मसाइल है। तो क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे लेके चलूँ तो मिसाल के तौर पे जो ग्रीक एम्पायर हुआ करता था जो आज से तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार साल पहले, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो एक एथेंस का सिटी था जो ताकत का मरकज़ था, जहाँ पे पूरी वो सिविलाइजेशन जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी वो सेंटर्ड थी और उसके आसपास बहुत सारे जो आजकल का जैसा हम ग्रीस समझते हैं या वो जो इलाका समझते हैं उसके आसपास बहुत सारे इलाके और शहर और रियासतें थी। तो एथेंस चूँकि सबसे बड़ा पावर था, उन्होंने सबको अपने पंजे में किया हुआ था, जिनको वो एलाइस कहते थे। अब एलाइस के साथ वो क्या करते थे कि एलाइस को ये ज़रूरी होता था कि वो एथेंस को माहाना सालाना किसी भी एक मखसूस वक्त के लिहाज से वो एथेंस को या पैसे भेजे या अनाज भेजे, तो उसको ट्रिब्यूट कहा जाता था, वो एथेंस में आती थी। और एथेंस में ये भी उनकी पॉलिसी होती थी कि उनका जो कल्चर होता था, उनका जो पॉलिसीज़ होती थी, एथेंस जो एक उनका सिविलाइजेशन का मरकज़ था, उसमें जो पॉलिसीज़ जो कवानीन बनते थे वो सारे ट्रांसपोर्ट कर जाते थे एलाइज़ में। कभी इंतहाई कामयाबी से, कभी कभी एलाइज़ उसको रेजिस्ट भी करते थे, लेकिन ये बाकायदा एक रियासती पॉलिसी थी कि उन पॉलिसियों को वो एक्सपोर्ट करे ताकि उनका जो असर रसूख है वो बढ़े और ताकि वो सिर्फ ताकत के बल पे एथेंस को तस्लीम ना करे बल्कि दिलो दिमाग से भी एथेंस को वो अपना आका वो हुक्मरान माने और जो एथेंस की कामयाबी है वो उनसे मज़ीद जुड़े। तो इस अरसे भी आप देखें एथेंस को आज भी देखें तो एक इंतहाई खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर है। और उस ज़माने में जो आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि एथेंस को हम याद करते कि कैसे वहाँ की तहज़ीब थी, कैसे उसने परवाज़ पाई, तो बाकी जितने उनके इलाक़ों से फिर वो जो दौलत आती थी तो एथेंस में ख़र्च होती थी। तो एथेंस के जो सबसे अशराफिया क्लास थी तो उनको ज़्यादा काम वाम करने की ज़रूरत भी नहीं था, वो दौलत आती थी, वो तहकीक कर सकते थे, वो और ऐसे कामों पे वो ध्यान दे सकते थे जो बाकी जिनको अपनी ज़िंदगी की मज़दूरी खाने पीने के गम होता है वो लोग नहीं कर सकते। तो एथेंस इंतहाई परवान चढ़ता गया और वो जो लोग थे मुसलसल नीचे रहे और वो जो एथेंस था उसकी हुक्मरानी के नीचे रहे। हम अगर एक और एम्पायर को देखें जो रोमन एम्पायर था तो उसमें भी तकरीबन कोई मिलती जुलती ज़ाहिर सी बात है कुछ अहम फ़र्क भी थे, लेकिन ज़रूरी बात उसमें भी ये थी कि जो रोम था जो फिर एक मरकज़ था रोमन एम्पायर का जो आज रोम सिटी है लगभग, तो उसमें एक अशराफिया क्लास थी और इस अशराफिया क्लास के हाथ में पूरी सियासी ताकत थी और उनके हाथ में जो फ़ौजी ताकत थी वो भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनके हाथ में थी। तो रोमन का क्या सिस्टम था कि उनके जो जर्नल होते थे तो उनके पास एक मखसूस आर्मी के ब्रिगेड होते थे और उन जर्नलों की तरक्की कैसी होती थी कि वो कितना दूसरे इलाकों में जाकर फतूहात समेट सकते हैं और फिर वहाँ से वो क्या दौलत लेकर आते हैं। तो रोमन जब दूसरे इलाकों में जाते थे उनको सबडू करते थे, उनको फ़तह करते थे, फिर वहाँ से दौलत लेते थे, फिर वहाँ पे अपने या उनके ही बंदे बिठा के फिर उन पे अपनी सालिमियत को वो राइज कराते थे, फिर वो अपनी हुक्मरानी वहाँ पे तसल्लुत करते थे और फिर उनको फिर हुक्म देते थे कि आपने सालाना या माहाना किसी ऐसे मखसूस वक्त में हमको इतना अनाज भेजना है, फिर आपका जो मिसाल के तौर पे समंदर से आपकी जो तिजारत जाएगी फिर उसका ये हिस्सा आपने हमको देना है, फिर आपने ये पैसे भेजने हैं। फिर अगर रोम की कभी ज़रूरत हुई कि उनकी किसी और के साथ जंग है तो फिर आपने ये बंदे भेजने, ये आर्मी भेजनी है। तो पूरी उनकी जो पूरी सकाफ़त, उनकी जो पूरी एक इंतज़ामी ढांचा हो जाता वो रोम का जो मरकज़ी उनकी रियासत थी वो उसके नीचे आ जाता था। किसी दिन इंशाल्लाह इस पे भी हम तफसील में जाएंगे कि रोमन एम्पायर की क्या कितने इलाकों तक को फैली हुई थी, कैसे मारज़ वजूद में आई, कैसे उनकी पॉलिसीज़ थी। लेकिन आज के लिहाज से फिर
कि चूँकि उनकी वो आका थे वो इतने सारे इलाकों के, उनको ये सारे दौलत आता था, तो रोम परवान चढ़ता गया, रोम फैलता गया, रोम की अशराफिया मौज मनाती रही, और जो बाकी उनके जो उनके ज़ेर तसल्लुत जो लोग थे वो पीछे के पीछे रह गए। फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करें, आप देखें कि जो आप 16वीं सदी में या 17वीं सदी में देखें तो एक नई प्रैक्टिस आ गई। यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थे वो उन्होंने वो नए एक अंदाज से दुनिया पे राइज होना शुरू हुए, जब लाइक समंदर में लाइक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और जदीद हुआ, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, नए जदीद हथियार आए, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो जो यूरोप से शुरू हुई, तो इन सब से उनको ये मौका मिला कि वो दूसरे इलाकों में जा सके और अपना बहुत हुक्मरानी वहाँ पे राइज कर सके। तो आप देखें कि जो फ्रांस था या पुर्तगाल था या स्पेन था, इंग्लैंड था, ये जितने ये ममालिक थे उनमें एक मुकाबला शुरू हो गया कि कौन सा मुल्क दुनिया के किस हिस्से में पहले जाके या तो किसी नए इलाके को दरियाफ़्त कर सकता है। जैसे आप 1492 के लगभग देखें, ये अमेरिका का ये इलाका शायद पुर्तगाली या स्पेनिश जो सी फेरर्स थे, कोलंबस ये वो, तो उन्होंने वो दरियाफ़्त किया। तो इनमें एक मुकाबला शुरू हो गया कि कौन नए इलाके दरियाफ़्त कर सकता है। और जब नए इलाके, तो चूँकि लाइक ज़मीन की तो एक महदूद एक ख़ास इलाका है, उससे आगे तो आप मतलब इलाके ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उनमें ये मुकाबला शुरू हो गया कि कितने आप दूसरी जगहों पे जाके वहाँ फ़तह कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी लाइक अजारादारी आप कायम कर सकते हैं। तो देखो तफसील में इसकी भी इंशाल्लाह किसी दिन हम लाइक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़्रांस कुछ इलाकों में गया, पुर्तगाल कुछ इलाकों में गया, स्पेन कुछ इलाकों में गया, नीदरलैंड्स जो डच थे वो कुछ इलाकों में गए। मखसूस जो 2 केसेस थे, मिसाल के तौर पे जो डच की ईस्ट इंडीज़ या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पूरी एक कंपनी पूरी इंडोनेशिया के वो इलाके पे वो राइज हो गई, काबिज़ हो गई। और इस तरह जैसे हम जानते हैं कि लाइक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी इंडिया में आ गई। अब उसका भी ये था कि लोकल जो लोग थे वहाँ के इंडिया के लोकल जो वहाँ पे कुछ राजा थे, कुछ लोग थे, वो उनके साथ मिले, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। फिर जो लोकल लोग थे, अंग्रेज़ों ने फिर ये पॉलिसी बनाई कि उनको वो तकसीम करे और फिर आपस में लड़ाए ताकि उनकी लाइक उन पे हुक्मरानी कायम रह सके, क्योंकि वो तो चंद सौ शुरू में और फिर बाद में चंद हज़ार वो फ़ौजी थे। वो इतनी बड़ी करोड़ों की इंडिया को, जो उस वक्त इन बेशबहा दौलत थी, वो कैसे उस पे राइज हो सकते थे जब तक वो उसको वो तकसीम ना करे और मुत्तहिद होने से वो रोके रखे इनको। और चूँकि ये लोग जो यूनाइटेड इंडिया था तब आपस में बिखरे हुए थे सारे लोग, और कोई ना उनका सेंट्रल लीडरशिप थी ना कुछ, तो पूरा वो एक कंपनी वो पूरी इंडिया पे गालिब आ गई। और फिर उसके बाद भी जब वो गालिब भी आ गई तो क्या हुआ कि यहाँ से जितनी दौलत होती थी, यहाँ के जो जितनी सारी कीमती चीज़ें होती थी, तो वो बाहर फ्रांस की जो अपनी कॉलेज थी वहाँ पे जाते थे, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज होती थी वहाँ पे वो चीज़ें जाती थी। उस वक्त ये एक टर्म वो पॉलिसी थी मर्केंटलिज्म, जिसका मतलब था कि क्या फ़ायदा है कॉलोनी का जब तक आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इंग्लैंड को क्या फ़ायदा है अपनी कॉलोनी इंडिया रखने की जब तक वो इसको ऐसे इस्तेमाल ना करे कि वहाँ से वो फ़ौजी ना ला सके अपनी जंगों में लड़ने के लिए, वहाँ से वो दौलत ना ला सके अपने मुल्क को तरक्की देने की, मतलब आपको तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। और फिर उसमें एक और आंसर जो था जिसको लाइक काला साहब लाइक लोग जानते थे, लोकल जो लोग थे वो ऐसे पुजारी बने हुए थे इन लोगों के, इनके फैसिलिटेटर्स बने हुए थे, इनके स्पाइज बने हुए थे। इस तरह सैकड़ों साल इन कॉलोनियल पावर्स की ये अजारादारी कायम रही। और उससे आगे जो इटरेशन थी वो फिर जिसको आज भी लोग अक्सर स्कॉलर समझते कि वो आज भी राइज है, वो उसको न्यू कॉलोनियलिज़म कहते हैं। यानी तो जब लोगों को एक अखलाकी तौर पे इस बात का इदराक हो गया कि ये तो बहुत ही मतलब बुरी बात और पॉलिसी है आपकी कि आप लोगों को इस तरह दबाए रखे, आप लोगों के साथ इस तरह जुल्म करें, तो फिर ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है इन्होंने फिर नई लाइक मनसूबाबंदी या फिर नए तौर तरीके अपनाए, लाइक कि जो इनकी पुरानी कॉलोनीज़ थी, जो लाइक तरक्की पजीर ममालिक है, उनको अपने नीचे रखने की, उनको अपनी उसी जगह पे रखने की। क्योंकि आप देखो, अगर गांव का चौधरी है, गांव का चौधरी नहीं चाहता कि आप तालीम हासिल करो। क्यों? क्योंकि उसकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी।
इसी तरह फिर जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, अगर आपने तरक्की कर ली तो फिर उनके क्या रह गया वो पल्ले। तो फिर यही वजह है कि आज भी क्या है कि बाहर के जो तरक्की पजीर ममालिक में जो मिनरल्स जनरेट होती है, जो सबसे उनके ज़हीन बंदे होते हैं, उन ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो मटेरियल्स जब तरक्की याफ्ता ममालिक में आती है वो यहाँ पे प्रोसेस होती है और उसकी 5-10 गुना कीमत बढ़ जाती है। इस तरह फिर उन ममालिक की जो, चूँकि उनके इदारे इतने कमज़ोर रहते हैं, उनके सिस्टम्स इतने कमज़ोर रहते हैं कि अपने लोगों को न तरक्की दे सकते ना वो हिफाजत दे सकते हैं। तो मुसलसल तौर पे वो जो उनके जो भी डिसेंट लोग होते हैं, जो भी लाइक उनमें स्मार्ट लोग होते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि लाइक उनको ज़िंदगी की उम्मीद ही कोई नज़र नहीं आती और उनकी वहाँ पे कोई कदर ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो बंदूक चलती है और लाठी चलती है, जिसकी लाठी उसकी बैंस, और ना आपको कोई सुनने को तैयार है, ना आपको कोई लाइक आपका कोई टैलेंट है तो कोई वो नहीं करता। बस अगर आप जागीरदार है, आप ज़मींदार है, आप लोगों को जानते हैं, आपकी बड़ी लाठी है, तो बस आपकी चलेगी, भले आप इंतहाई बकवास आदमी हो, क्योंकि ना पुलिस है जो किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे, ना कोई इदारा है जो आए आपको पकड़े, अदालत आपकी है, ताना आपका है, हर चीज़ आपकी है। आपने पहले तो जो बाहर के लोग होते थे उनकी एक ऐसी कॉलोनियल सिस्टम होता था, आजकल जो हमारे लोकल वो जालिम बने फिरते उनका ये सिस्टम बना हुआ है। फिर ऊपर से ये न्यू कॉलोनियलिज्म, यही लोग फिर बाहर वालों की भी वो आलाकार बनते। क्यों? क्योंकि इन दोनों ये जुड़े हुए, क्योंकि उनको भी ये माशरा ऐसे चाहिए कि उनकी अजारादारी रहे और बाहर वालों को भी ऐसे चाहिए ताकि उनकी वहाँ पे ये एक तसल्लुत और ये काबिज़ रहे। और क्या पिस्ता कौन है जो सबसे मेजॉरिटी के जो अक्सरियत लोगों की होती है, उनको कोई ना मौका मिलता है, ना तरक्की करने का, ना कोई बड़े ख्वाब देखने का। बस यानी आप पैदा हुए हैं गरीब घराने में तो आप किस्मत समझ लें, आपका कोई नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपके गांव में एक बड़ा ज़मींदार है और आपको ये जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई ख्वाब देखे और फिर उस आप बाहर देखे तो फिर इसी तरह वो जो मुल्क के आपके इदारे वो तबाह हुए पड़े हैं, वो किसी ताकतवर पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि बाहर से भी ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी इंटरेस्ट यही है कि चीज़ें ऐसी रहे। क्योंकि आपके मुल्क में अगर अपने लोग तालीम हासिल करेंगे, अपने आप के इदारे ठीक होंगे, तो आप क्यों बाहर अपनी लाइक कीमती चीज़ें भेजेंगे? आप क्यों बाहर अपनी कीमती लोग भेजेंगे? तो फिर यहाँ पे कंपनियाँ कैसी चलेगी जिनको लाइक यहाँ पे अभी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो यहाँ तक कंपनियाँ फिर कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए ये पूरा, इस पर हम इंशाल्लाह और भी बहुत तफसील से बात करेंगे कि ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है कैसे पंजे गाड़ी हुई है और जो लोकल अशराफिया है वो कैसे पंजे गाड़ी हुई है, ताकि सब लाइक जो आम आदमी है वो पिसारे। और बस कभी एक ने ट्रक की बत्ती दिखाई कि इस तरफ चलो, कभी एक ने ट्रक की बत्ती दिखाई और बस गरीब आदमी। मतलब आप देखें कि पिछले पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, मतलब 2008 से 13 के बीच में वो जिन सियासी आकाओं ने हमारा हाल किया, आप कोई वो लोड शेडिंग याद करे, कोई वो करप्शन याद करे, और आज भाई मासूम मुँह लेके हमको इस मुल्क की तरक्की की फ़िक्र है और हम तो भाई बिल्कुल ऐसे कि लाइक इतना हकीर, इतनी हकारत की नज़र से इतना ऐसे बेवकूफ़ है हम, क्या हमारी कोई यादाश्त नहीं है, हमें अपने बुझे हुए चूल्हों नज़र ही नहीं आते। और उनका भी कसूर नहीं है, इन्होंने ये तय करके रखा हुआ है, सोच करके रखा हुआ है कि कुछ लोगों की लाइक ज़िंदगी में मनसब है हुक्मरानी और अमरियत और जुल्म और बर्बरियत, और कुछ का मनसब है कि वो इसको सहते रहे। ये ख़ुद को ऐसे समझाते कि कुछ भेड़ होते हैं, कुछ भेड़िए होते हैं और कुछ भेड़, कुछ बकरियाँ और कुछ लोमड़ियाँ और शेर, तो ऐसे ये अपनी तावीलें ख़ुद को समझाते हैं और लोगों को मुसलसल अपने जुल्म के निज़ाम में वो घेरे रखते हैं। बात से बात हो चलेगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। इंशाल्लाह इन्हीं जो कुछ हमने बातें आज छेड़ी, इनको बहुत ज़्यादा तफसील के साथ एक एक बात को हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन आज कोशिश थी कि आज एक ये जो ब्रॉड एक मंजर कशी हम कर सके, एक जो पूरी तस्वीर हम दिखा सके, और इसकी इंशाल्लाह एक एक जो जुज़वी बातें हैं
उस पर इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। दुआ में याद रखें, सबसे बड़ी बात अपने और अपने प्यारों का ख्याल करें। मोहब्बत से बढ़कर कोई ज़बान नहीं होती। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।